आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां चुनाव दर चुनाव कमजोर होती बसपा को मायावती दोबारा से मजबूत करने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। इसी के साथ जहां बसपा को मायावती दोबारा मजबूत कर रही हैं, तो लंबे समय के बाद बसपा की सियासी हुंकार अब जमीन पर देखने को मिलेगी। जहां बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में मायावती बड़ी रैली करने जा रही हैं। अपने समर्थकों को एकजुट कर बसपा प्रमुख विपक्ष को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे। तो वहीं बसपा को लगभग खत्म मान चुके हैं। माना यह जा रहा है कि इसी रैली के जरिए मायावती बसपा के मिशन 2027 का औपचारिक आगाज भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव दर चुनाव कमजोर होती बसपा को मायावती मजबूत कर रही हैं, तो बसपा छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी हैं। तो अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस लाने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बसपा की सियासी हुंकार का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। मायावती करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर बदली हुई राजनीति के साथ यूपी चुनाव मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। मायावती वंचित वर्ग के वोटों पर पकड़ बनाने की अन्य विपक्षी दलों की कोशिशों से निपटने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। मायावती लखनऊ में डेरा जमाए बैठी हैं और कई कमेटियों का गठन किया है, जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बसपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो वहीं यूपी के लखनऊ से जैसे ही बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी चुनाव को लेकर हुंकार भरी, इसका असर अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। बस्ती में आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार पर विचार विमर्श के साथ ही पार्टी से लोगों को जोड़ने की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में अनेक लोग सपा छोड़ बसपा में शामिल हुए। अगर बसपा एक बार फिर से यूपी की राजनीति में मजबूत वापसी करती है, तो सपा, कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ सकता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर यूपी की सियासत में जो विलुप्त होती हुई बसपा नजर आ रही थी, वो एक बार फिर से अपनी पैठ बढ़ा रही है और इसका क्या असर अन्य राजनीतिक दलों की राजनीति पर पड़ता है, ये देखना होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ गौरव मिश्र, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमिताभ नीलम, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आर.ए. उस्मानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.ए. उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी गौरव जी, क्योंकि देखिए किस तरीके से बीजेपी से अपने लिए चैलेंज समझेगी, क्योंकि बीजेपी तो समाजवादी पार्टी को भी अपने टक्कर का नहीं समझती है। और ऐसे में अब बसपा क्योंकि एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर मजबूती बढ़ा रही है, क्या चुनावी गणित बिगड़ सकता है? और अगर आप लोग चैलेंज समझ रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक चुनावी गणित को ध्यान में रख करके राजनीति में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है, विचारों वाली पार्टी है और इसका एक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक कार्यकर्ता के भावों में काम करते हैं। यही वजह है कि हमें 7 दशक लग गए और पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई उत्तर प्रदेश में या देश में, तो आपने देखा किस तरह से बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी पार्शियलिटी के शासन सत्ता का लाभ, योजनाओं का लाभ सभी वर्ग तक पहुंचा है, सभी लोगों तक पहुंचा है। और यही कहीं ना कहीं इस देश की डिमांड थी। देश की जनता चाहती थी कि इस तरह से सरकारें काम करें, क्योंकि जो जातिवादी पार्टियां रही हैं, कहीं ना कहीं उसका लाभार्थी वर्ग एक पर्टिकुलर पॉकेट पे चला जाता था और दूसरे जो लोगों के साथ अन्याय होता था। तो आज वो जो सामाजिक न्याय की बात जो मांग करते रहे लोग, वो सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जनता ये देख भी रही है। और यही वजह है कि आपने देखा 2014 के बाद कितने बड़े पैमाने पर देश में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और लोकतंत्र में सबको अपनी किस्मत आजमाने का पूरा अवसर मिलता है। और हर सभी चुनाव में ऐसा नहीं है कि मायावती जी कोई कहीं दूसरे देश में चली गई थी और सभी चुनाव में लड़ ही रही थी, सीटें उनकी कम ज्यादा हो रही थी, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी उनके वोट पर अपना एक तरह से कुदृष्टि डाली हुई है उनकी बेस वोट बैंक पर, तो उसको बचाने की जद्दोजहद है। तो ये संघर्ष ज्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सद्भाव में कार्य कर रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल भी रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है। अमिताभ जी, आपके पास आ रही हूँ।
क्योंकि हम लोगों ने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखा, और ऐसे में जिस तरीके से अब राजनीतिक दलों की भूमिका है वर्तमान में, उसको देखते हुए बसपा के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा कि वापस से वो अपने लिए अवसर तलाश पाए। देखिए, बसपा का उत्तर प्रदेश में एक समय में बहुत मजबूत पार्टी रही है, जी। लेकिन अपने प्रमुख नेताओं को निकालने के बाद से जो है वो पार्टी जो है आज के दिनों में बहुत कमजोर हो चुकी है। हम्म। 2024 में बुरी तरीके से हारने के बाद बसपा ने जो है पुनर्निर्माण की योजना बनाई है, जिसपे बहन जी जो है कार्य कर रही हैं। बहन जी उम्र के क्योंकि इस समय अंतिम पड़ाव पर ढलान पर है, दलित वोटर में उनकी पकड़ किसी दलित नेता से अधिक है। शेखर रावत जैसे लोग एक छोटे हिस्से में प्रभाव रखते हैं, लेकिन बहन जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना पिछली जातियों और आंकड़ों को साथ ही बगैर सत्ता बसपा अपने राह को आसान बना पाएगी? ऐसा संभव तो नहीं दिखता है। बहन जी ने अपने भतीजे आनंद को पार्टी की बागडोर सौंपकर युवाओं को भी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करा है, लेकिन यह कितना असरदार होगा और आनंद वोटों से कितना बेहद कम्युनिकेट कर पाते हैं इस पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश की तीसरी ताकत रही बसपा, फिलहाल किसी दौड़ में नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद उसके पास 10 से 20 फीसदी के बीच का वोट बैंक लगातार जुड़ा हुआ है। ये देखने वाली बात है। अगर इस वोट बैंक को अन्य जातियों का समर्थन मिलता है तो बसपा पुनः जिंदा हो सकती है। सत्ता में वापसी के लिए बसपा को लंबी मेहनत करनी है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रशासनिकता को बनाए रखना है। अगर बसपा 2027 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती तो उसकी गति भी कांग्रेस जैसी ही हो जाए। ऐसी स्थिति में बसपा जरूर 2027 से पहले अपनी रणनीति में बदलाव कर अपनी पूरी ताकत को पुनः वापस पाने का प्रयास जरूर करती, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बसपा खो चुकी है। अगर मुस्लिम वोटों को साधने में बसपा को सफलता मिलती है तब 2027 के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा कम ही लगता है कि मुसलमान सपा को छोड़कर बसपा से आएंगे। बिल्कुल, यानी कि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं बसपा के रास्ते में। ठीक है, आगे इस पर और भी चर्चा करूंगी वाला आपसे। समय बसपा की राह आसान नहीं है। बिल्कुल। आर्य उस्मानी जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, आर्य उस्मानी जी तक अभी आवाज नहीं जा रही है, रुक करूंगी उनका भी। गौरव जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी मजबूती तो बढ़ा रही है, लेकिन साथ के साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला दिया है जो कि काफी ज्यादा हिट रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसका फायदा भी हुआ और इसी के लिए समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा आश्वस्त है और कह रही है 2027 में आप लोग दिखने वाले नहीं है। देखिए, 2024 के चुनाव में जो फायदा समाजवादी पार्टी लेकर के गई वो झूठ की बुनियाद पर आधारित था, प्रलोभन और लालच की बुनियाद पर आधारित था, और कहीं न कहीं जो एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया संविधान खतरे में, और हम मानते हैं कुछ हमारी भी कमजोरी थी, उसका लाभ उसे मिला। लेकिन हम ये कदापि नहीं मानते कि समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी का कोर वोट मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दें, 2012 में ये सरकार बनाते हैं, 47 मंत्री शपथ लेते हैं, और उसमें सर्वाधिक पिछड़ी में से जो पीडीए है ना, उनका पी अगर निकाल लीजिए तो पिछड़े में से एक ही जाति से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जाते हैं, और जिस डी की ये बात कर रहे हैं उस डी से सिर्फ 2 मंत्री बनाए जाते हैं। तो इनको वोट तो चाहिए सबका, लेकिन वोट ले लेने के बाद अगर सरकार में आते हैं को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया। वो घटना मत भूलिए। और जितनी एट्रोसिटीज, जितना अत्याचार इन लोगों ने अपने शासन में किया दलित समाज के ऊपर, वो रिकॉर्ड एनसीआरबी का उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये अगर आएंगे, पहले तो आएंगे नहीं, आगे के बाद ये वैसा ही करेंगे, लाभ सबका लेंगे, लेकिन पहुंचाएंगे सिर्फ कुछ चंद लोगों को, जो तुष्टीकरण करने वाला जो एक वर्ग है उसको, और एक जाति विशेष को, वहीं पर ये सीमित रह जाएंगी। तो इनकी मानसिकता संकुचित है, और संकुचित मानसिकता के साथ अब प्रदेश की जनता नहीं जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास का ही मंत्र चलेगा। बिल्कुल, और देखिए किसका मंत्र काम कर जाता है 27 में, ये भी देखना होगा। अमिताभ जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अगर मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, कौन सही दिशा में जा रहा है?
क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। ये दोनों ही मुद्दे बहुत ज्यादा प्रमुख हैं और इसमें जब क्लैश होता है तो वोटर किस तरीके से सोचता है, लोगों की, आम जनता की जो माइंडसेट है वो कैसा बन जाता है। देखिए, जहाँ तक कि बसपा की बात है, उसने कभी भी सामाजिक मुद्दों को लेकर के कोई बात नहीं करी। उसने अपने वोट बैंक की करी और उसमें क्या कहते हैं, और उसके ऊपर हमेशा जो है भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा। सरकार रही हुई पूर्ण बहुमत में 5 साल। उसके बाद जो है देखा जाए तो क्या नाम है, इन्होंने अपने यहाँ जो टिकट वितरण किए उसमें भी बड़ी असमानता रही, बड़े आरोप लगते रहे। देखा जाए तो क्या कहते हैं, इनको सामाजिक मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। अगर सामाजिक मुद्दे उठा लेंगे तो संभवतः जो है रिवाइव करेंगे। और पिछड़ों की बात तक रही तो इन्होंने गौरव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बीजेपी देखिए लगातार विकास पर जोर दे रही है, कह रही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन पीडीए के साथ साथ, क्योंकि ये आरोप आप लोग पर लगता है कि आप लोग भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को छोड़ देते हैं, भले ही नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि पूरे देश में जो आरक्षण था, जिससे कहीं उनके साथ नाइंसाफी होती थी, आज वो सारे मामले खत्म हो गए। आज उनके साथ न्याय हो रहा है, आरक्षण की सुविधा मिल रही है और बहुत सारी समस्याओं का पिछड़े समाज से 37% मंत्री अपने सरकार में बनाए हैं। सबसे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है इसी रिजीम में, दलित राष्ट्रपति बने हैं इसी रिजीम में। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो उसका वचन है वही उसका कर्म है और वो दिखाई भी देता है। और यही वजह है कि फ्लैगशिप योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, 5 लाख की इंश्योरेंस योजना हो, गैस का चूल्हा हो, सिलेंडर हो, या फिर जितनी भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वो उन लोगों तक सबसे अधिक पहुंची हैं जो इसी वर्ग से आते हैं, बहुत कमजोर रहे हैं। क्यों नहीं ऐसी सरकारों ने, मायावती जी भी 3 बार 4 बार सरकार में रही, मुलायम सिंह जी भी सरकार, समाजवादी पार्टी भी 4 बार सरकार में रही। तो जिन लोगों ने उन जातियों का वोट बैंक तो लिया, वोट बैंक बनाया भी, लेकिन उनके कल्याण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए कहीं कोई काम नहीं किया, बल्कि उनको वोट बना करके डस्टबिन में डाल करके रखा। और जब चुनाव आता है तो उसके बाद झंडा लेकर के निकल जाते हैं और जाति प्राइड खड़ा करके उनका वोट लेते हैं। मुझे लगता है कि इस मिथ को, इस चलन को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ने ध्वस्त कर दिया है, उनके जड़ में भट्ठा डाल दिया। इस वजह से आप देखिए कि अनवरत लगातार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो बीमारू राज्य हो चुका था, जो अपराध अब और अराजकता के लिए जाना जाता था, हिंसा और दंगों के लिए जाना जाता था, आज वो बातें सब समाप्त हो गई। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की 2017 और 2022 में सरकार बनी और 2027 में भी बनने जा रही। ठीक है, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक यादव जी, स्वागत आपका। और आपके आने से पहले ही काफी सारे सवाल आप लोग के लिए आ गए हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का शासन कैसा था। तैयार रहते हैं जी, मैं अपडेट रहता हूँ सारे हिंदुस्तान के हालात से। ये जो बातें हमारे अभी दोस्त ने कही, ये बातें यही कहते रहे हैं पिछले 8 सालों में। यूपी सरकार की, जो हमारी सरकार थी, जिसको विकास के बुलंद झंडे गाड़े थे, हमेशा उसकी बुराई करते हैं। अपनी बता देना, ये अपनी बता दें, एक भी कोई बड़ा काम हुआ हो, 30 समिटें होती हैं, इन समिटों के जरिए से उद्योग लगने चाहिए थे। करोड़ों खर्च करके समिटें होती हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग आते हैं। हमें आप एक बता दें, कहीं उद्योग लगाओ पूरे प्रदेश में। पूरब का आदमी, जो गरीब आदमी है, वो घर छोड़ के जा रहा है। अभी क्या किया इन्होंने एक तो गल्ला बांटते हैं, ये 5 किलो एक आदमी को, 15 करोड़ आदमी को ये गल्ला देते हैं भूखा मान के। फिर 27,000 दुकानें आपने शराब की अतिरिक्त क्यों खोली? आप इनसे पूछिएगा, ये शराब कौन पीता है? ये गांव शराब दुकानें खुलवा दी। अभी हमारे स्कूल 27,000 बंद कर दिए। आप गांव में देखिए क्या स्थिति है, बाढ़ की हालत क्या है, क्या बाढ़ का इंतजाम हमने किया है? रोजगार का इंतजाम किया है? हमने शिक्षा मित्रों को 2.25 लाख परिवारों को बहुत शानदार तरीके से नौकरी दी थी, घर पलने लगे थे। 3 साल बाद सरकार इनकी आई, छोटी सी गलती निकाल के हटा दिया। अब एक नया कानून लगा दिया है कि जो टीचर 50 साल का है, 45 का है, जिसकी नौकरी में 5 साल नहीं बचे हैं, उसके साथ क्या कर रही है कि टेट जरूरी कर दी। आप बताइए, टेट पर पूरा देश आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश हमारा,
हमारी पार्टी ने भी तय कर लिया है। ये टैट जो लगाया ये अमानवीय है, ये इंसानियत के खिलाफ बात है। अगर ये चाहते क्या है, पूरे प्रदेश में नौकरी नहीं है, आउटसोर्सिंग के जरिए से लूट मची हुई है। किसी आदमी का बच्चा 20 साल का इंजीनियर है, 22 साल का, उसे तनख्वाह मिलेगी 12,000, मिलेंगे 8,000। हम तो चारों तरफ जाते देखते हैं, मैं तो एक शायर भी हूँ, और जिस हालत में मैंने इस प्रदेश को देखा है, मैंने हमेशा एक बात कही है, हमारे प्रदेश में क्या हुआ है, हमारे देश में कि 2 भाग बढ़ गए हैं। यारो, अपने देश की हालत लगती बड़ी निराली है, कहीं कहीं पर घोर अंधेरा, कहीं पे रोज दिवाली है। कुछ लोगों के बच्चे, कुछ लोगों के कुत्ते मक्खन दूध मलाई खाते हैं, कुछ बच्चों के हाथ में अब तक यारो सूनी थाली है। हमारा 5 करोड़ जो बच्चा है प्राइमरी स्कूल का, वो भूखा आता है, उसको ये 2 रोटी डाल देते हैं और वो चला जाता है। ये प्राइमरी का बच्चा कभी हिंदुस्तान में सिपाही नहीं बन सकता है, ये चपरासी बने नहीं। मैं आपको एक जरा सी बता रहा हूँ, खामियां तो बहुत हैं। मैंने कल डिबेट में एक बात कही थी कि अगर अखिलेश जी ने शानदार बनाया लखनऊ, गोमती फ्रंट बनाया है, तो गंगा फ्रंट बना दे कानपुर में। ये कानपुर तो बहुत ही गलीज और बहुत ही गंदा शहर है, लेकिन बनाते क्यों नहीं? आज चर्चा किस पर है? आज चर्चा इस पर है कि बसपा एंट्री मार रही है और दोबारा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। तो 27 से पहले आप लोग की क्या तैयारी, कोई चैलेंज समझ रहे हैं बसपा को? हमारी तैयारी, हमारा नेता किस तरह भाग रहा है, हमारे कार्यकर्ता किस तरह से भाग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता किस तरह से बूथों पे काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, मैं पार्टी का पदाधिकारी, 12 साल में अध्यक्ष रहा, 2 साल मंत्री था। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में जाता हूँ, रोज आता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हालात हमारे प्रदेश के बन गए हैं वो इतने बुरे बने। अच्छा बताइए, जीएसटी का भी कानून लागू किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, कि एक कहानी थी, एक बादशाह था, उस बादशाह ने ये कहा कि जो भी निकलेगा सड़क में 12 डंडे मारेंगे। 12 डंडे मारने लगे, 5 साल तक डंडे मारे। उसके बाद बादशाह बड़ा खुश होकर बोला, भाई और बहनों, अब केवल 5 डंडे मारे जाएंगे। अब आप बताइए, जो जीएसटी हमारी थी 28% रही, लोगों ने कब तक झेला है? जब देख लिया सरकार के खिलाफ लोग हैं तो जीएसटी कम कर दी। अब वो डंडे 12 की जगह 5 मारने लगे। हालत ये बना दी इसकी प्रदेश की, गरीब आदमी पंखा लेने जाता था, पंखा 22 रुपए का है, 2200 का, उसमें लगते 32 रुपए। क्यों? 28% जीएसटी, 10% पता नहीं क्या क्या, पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, गरीबों को। प्रदेश के लिए तो बताइए अशोक यादव जी, जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक कमेंट आपसे ले लूं इस पर। बसपा की एंट्री हो रही है, सक्रियता बढ़ा रही है बसपा, वोट बैंक का खतरा है कि भाई नहीं? वो क्या बढ़ा रही है आप बता। एक कमरे में बैठ के पिछले 10 साल से राजनीति कर रही है, जीरो आती है। मतलब भारतीय राजनीति में जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, वो महिला केवल 1 सीट नहीं ला पाती, 1 विधायक और 0 सांसद। ठीक है, क्या हैसियत है? इससे ज्यादा तो हमारे तमाम जो नेता पूरे घूमते रहते हैं, प्रशांत किशोर ओवैसी, वो 2-3 सीट ला सकते हैं। लेकिन ये मायावती जब 0 हो गई है तो वो 0 है। एक लाइन में कमेंट गौरव जी आपका भी, कि प्रदेश की हालत खराब कर दी है, देश की हालत आप लोगों ने खराब कर दी है। इतने आरोपों के साथ कैसे 27 में वापसी करेंगे? बसपा के कोर वोट बैंक पर इनकी गिद्ध दृष्टि है, और बहन मायावती जी को मिलेंगे इस बार मिलेंगे। वीआईपी गेस्ट हाउस कांड कौन भूल सकता है? तो इनकी तो अदावत, ये पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। तो फिर आरएसएस की भूमिका जो रही है स्वतंत्रता सेनानी में, फ्रीडम फाइटर, कोई आरएसएस का आदमी पुरानी बातें लेके बैठेंगे आप, तो हमारे पास कोई जवाब है। पुरानी बातें मत लीजिए, ताजा बातें लीजिए, ताजा हालात। भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। मुलायम सिंह जी, चाहे मुलायम रैली सिंह कोई भी कर ले, चाहे शक्ति प्रदर्शन कुछ भी कोई कर ले, अखिलेश जी के भी रैलियों होती थी, मायावती जी की रैली में भीड़ होगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ये बना लेंगे। सरकार तो जनता की ही बनेगी, और जनता के द्वारा सरकार अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही है, अन्यथा तो बाकी सब राजशाही वाली पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, और अपने राजपुत्रों को बचाने के लिए, अपनी वंश परंपरा को बचाने के लिए वो राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है। ठीक है, चलिए। इस देश के अंदर नेताओं में आज अगर नाम आता है तो नंबर 1 और 2 में अखिलेश यादव का आता है। आप ऐसी बातें करते हैं, 1 या 2 में। चलिए ठीक है, दोनों में वो प्रधानमंत्री बनेगा, आप कहते हैं कि सीएम की बात करते हैं। अमिताभ जी आपके पास आ रही हूँ, क्या आपका कंक्लूजन रिमार्क रहेगा? दोनों को आपने सुन लिया है
और राजनीति तो आप देख रहे हैं वर्तमान की। काल में भी नंबर बनाता है, लूट में भी नंबर इसमें जो बनाता है है, हत्याओं में भी नंबर बनाता जो है, उसको भी बताइए। वापसी करेगी, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है वापसी पूरा करना झूठ का उसका, पुलंदा है। क्योंकि वोट बैंक उसके साथ नहीं है। बसपा ने हमेशा आक्रामक राजनीति की है, समावेशी राजनीति की तरफ मूव किया तो उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बन सकती है, लेकिन उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को जो है आरोपों से घिरी रही। और क्या कहते हैं, बसपा को पूरी पे जो उनके आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण वो हमेशा हाशिए में पहुंच गई। पूरा जो है 2024 में अपने वोट बैंक को सपा और कांग्रेस की तरफ की सत्ता देख करके मायावती दोबारा सक्रिय हुई है और इसकी उन्होंने शुरुआत करी है। पुराने नेताओं को पार्टी को वापस लाने की कवायद जारी करी है। इसी का देखिए उनके ये जो है उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जी को जो है वापस अभी लाया है उन्होंने। और 9 अक्टूबर को जो रैली हो रही है इसमें जो है बहुत से नेता जो है बसपा के वापस कर रहे हैं, घर वापसी की कवायद में है। और उन्होंने गांव में भी जो है सोशल इंजीनियरिंग काफी कैडर को मजबूत कर रही है गांव में। और लगता है कि पुनः जो है बसपा जो है एक बार मजबूत होगी, लेकिन उनको अपने जो है मुद्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाव और मुद्दे जरूर बदलने पड़ेंगे और रास्ता नहीं बदलेंगी तो वो वापसी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अब बसपा इन तमाम सुझावों को कंसिडर करती है जो रास्ते से और भ्रष्ट हो चुका है वो क्या बदलेगा। 2027 से पहले राजनीतिक खेल बिगाड़ती है, बनाती है, किसी का फायदा करती है, किसी का नुकसान करती है, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।